नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। और अब तक बीते 3 घंटों में आप 4 राज्यों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी की सरकार फंस सकती है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां मौजूदा सरकार को बचाती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। गोवा में बीजेपी के सामने कोई नहीं है, जबकि पंजाब में बीजेपी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। इस सर्वे के हिसाब से उत्तराखंड और मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसी की भी सरकार बन सकती है। अगर ट्रेंड यही रहा तो अब इंतजार देश के सबसे बड़े प्रदेश का। जी हां, उत्तर प्रदेश में कौन बनाएगा सरकार? क्या योगी की वापसी होगी या फिर अखिलेश यादव लौटेंगे? देश को इसका इंतजार है। इस सर्वे में चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का और रिपोर्टर्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ मौजूद हैं। सीएसडीएस के प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी, विजय विद्रोही मेरे वरिष्ठ सहयोगी, और राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम भी मौजूद हैं। साथ ही लखनऊ से मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा, झांसी से ब्रजेश राजपूत, लखनऊ से संजय त्रिपाठी, देवरिया से मनोज्ञा, मथुरा से नीरज पांडे। लेकिन सबसे पहले जो अहम हो जाता है वो है जानना कि आंकड़ा क्या कह रहा है। और इसके लिए मैं मेरी सहयोगी रोमाना का रुख करूंगी, जो कि इलेक्शन डेटा सेंटर पर मौजूद हैं। तो रोमाना, फटाफट आंकड़ों के साथ शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो अब इंतजार खत्म होता हुआ, जी इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि अब हम उत्तर प्रदेश के आंकड़ों से शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रीजन बुंदेलखंड रीजन, महज 19 सीटें आती हैं विधानसभा की, और यह आंकड़ा आपके सामने आ गया है। आप देख सकते हैं 19 सीटों में से 13 से 17 बीजेपी के खाते में जाती हुई, समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 2 से 6 सीट जा सकती हैं, बीएसपी 0 से 1 में सिमट सकती है, कांग्रेस भी 0 से 1 में सिमट सकती है, अन्य के खाते में 0 से 1 सीट। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है यह आंकड़ा, क्योंकि 2017 में क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था। इस बार उस क्लीन स्वीप में समाजवादी पार्टी की सेंध लगती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का आंकड़ा 13 से 17 से रह सकता है 19 सीटों में, और समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 2 से 6। तो समाजवादी पार्टी क्या डेंट लगाएगी बीजेपी की इन 19 की 19 सीटों में? क्योंकि 2017 में बीजेपी ने बुंदेलखंड रीजन में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किया था। और इस वक्त जिस जगह से हम आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं, ये ललितपुर का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है। और अगर झांसी से बात की जाए तो इसका फासला करीब 150 किलोमीटर। झांसी का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि राजनीतिक तौर पर ये बुंदेलखंड का इलाका, ये झांसी वाला इलाका किसे राजनीतिक झांसा देगा और किसके ऊपर मेहरबान होगा, 10 मार्च इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल आंकड़ा आपके सामने सेंधमारी समाजवादी पार्टी की बीजेपी की सीटों में साफ तौर पर नजर आ रही है। शोभना, बिल्कुल। और बुंदेलखंड में जैसा कि रोमाना आपने जिक्र किया था कि वहां पर क्लीन स्वीप बीजेपी का था 2017 में, लेकिन इस बार सेंधमारी समाजवादी पार्टी की दिख रही है। तो चलिए आंकड़ों को फटाफट कंपेयर करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि 5 राज्यों का ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही हम आपको यह भी बता रहे हैं कि बीते 3 महीनों में किस तरीके से यह आंकड़ा बदला है। तो देखिए बुंदेलखंड रीजन में किसे कितनी सीट, अगर हम नवंबर की बात करें तो बीजेपी को 11 से 15 सीटें, दिसंबर में ये सीटें बढ़कर 12 से 16 हुई, लेकिन आज ये 13 से 17 हो गई, यानी लगातार बढ़ा जो है वो दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 3 से 7 नवंबर के महीने में दिखाई दे रही थी, अब दिसंबर में 2 से 6 हुई, और आज भी ये 2 से 6 ही है। लेकिन सेंधमारी इसको जरूर कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था 2017 में। बुंदेलखंड रीजन में एक भी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं गई थी। बहुजन समाज पार्टी 0 से 3 नवंबर में दिखाई दे रही थी, दिसंबर में 0 से 3। आज की जो स्थिति है वो 0 से 1 सीट पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस की अगर बात करें, जिसके लिए यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में उसकी कोई जमीन नहीं है, पिछले कई दशकों से कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, तो नवंबर में 0 से 2 सीटें दिखा रहे हैं हमारा ओपिनियन पोल, दिसंबर में 0 से 2, और ये सीटें घट गई हैं। आज की तारीख का जो ओपिनियन पोल है वो कहता है 0 से 1 सीटें। अन्य के खाते की बात करें तो नवंबर में 0 से 2, दिसंबर में 0 से 2, और आज 0 से 1। पंकज झा का मैं रुख करना चाहूंगी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा, आप लखनऊ में मौजूद है। ये जो आंकड़ा बुंदेलखंड का दिखाई दे रहा है, उस बुंदेलखंड के आंकड़े में समाजवादी पार्टी की सेंधमारी दिखाई दे रही है, क्या मायने निकाले?
देखिए शोभना, बुंदेलखंड वो इलाका है जहां आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों की आबादी बहुत कम है। वहां जो पिछड़ों और दलितों का एक तरीके से कह सकते हैं, और कुछ इलाकों में ब्राह्मणों का वहां पर वर्चस्व रहा है। वहां पर अगर सामाजिक समीकरण के आधार पर अगर देखें तो अभी भी बीजेपी ने अपनी मजबूत बढ़त बना रखी है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे खाता खोल रही है। और ये इशारा अगर समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से वहां कुछ सीटें मिलती भी दिख रही हैं, वो इशारा करती है कि बीजेपी का जो नारा है 300 पार वाला, वो फिलहाल इस इलाके में तो मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल पंकज झा, तो मुश्किल लग रहा है। पंकज झा का ये आकलन है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दैनिक हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर जी मौजूद हैं। शशि शेखर जी, ये जो आंकड़ा बुंदेलखंड से निकलकर सामने आ रहा है, इस शुरुआती आंकड़े के लिए आप क्या राय रखते हैं और क्या लग रहा है आगे आने वाले समय को देखते हुए? देखिए, दो बातें शोभना बहुत साफ हैं। बीजेपी ने बिल्कुल पीक टच कर लिया था और कोई भी आदमी एवरेस्ट पर बैठा नहीं रहता है। 5 साल हुकूमत करने के बाद अगर उनको आपके सर्वे में इतनी सीटें आती हुई दिख रही हैं तो ये उनकी एक उपलब्धि है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो मैं आपके पुराने आंकड़ों से अगर इसे कंपेयर करता हूं तो वो स्टैटिक नज़र आती है, लेकिन ये सच है कि अखिलेश यादव द्विपक्षीय मुकाबला बनाने में कामयाब हो गए हैं और बुंदेलखंड के ये आंकड़े भी इसकी ताकीद करते हैं। शोभना, बिल्कुल ठीक है। शशि शेखर जी ने एक बड़ी बात की और वो ये कि अखिलेश यादव बहुत हद तक कामयाब रहे हैं द्विपक्षीय लड़ाई के लिए। और अब रुक करना चाहूंगी झांसी में। ब्रजेश राजपूत बुंदेलखंड में मौजूद है। ब्रजेश, समाजवादी पार्टी की सेंधमारी, आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तैयारी तो बहुत बेहतर की थी और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उम्मीद से हैं। और जबकि बीजेपी ने हमेशा से पिछली बार की सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में थी, मगर इस बार समाजवादी पार्टी की मेहनत दिख रही है, हमारे आंकड़ों में दिख रही है। और हम समाजवादी पार्टी के युवा नेता हमारे साथ हैं, यशपाल यादव। यशपाल, हम देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में हमारा जो ओपिनियन पोल बता रहा है, समाजवादी पार्टी ने बड़ी संग लगाई और बड़ी संख्या में मैंने इस बार खाता खोलने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हर जगह से समाजवादी पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोगों की उम्मीद है समाजवादी पार्टी आने वाले समय की। तो लोग त्रस्त भी हैं, तो लोगों का विश्वास वापस से समाजवादी पार्टी पे आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुकेश मिश्रा जी। मिश्रा जी, जो बुंदेलखंड में बीजेपी ने जो किला बनाया था 19 की 19 सीटें, इस बार ढहते दिख रहा है। समाजवादी पार्टी अच्छी खासी सीटों के साथ बढ़त पा रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, 19 सीटें जो हम लोगों ने बुंदेलखंड में जीती थी, निश्चित रूप से इस बार भी हम लोग भारी बहुमत से 19 की 19 सीटें जीतने वाले। अगर हमारा ओपिनियन पोल और बता रहा है कि समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा सीटें लेके आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी नीतियां रही हैं, लोगों के लिए काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, निश्चित रूप से जनता उसको सराह रही है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए तैयार है। हम लोग पूरी 19 सीटें बुंदेलखंड की जीत। चलिए देखते हैं क्या होता है। मगर हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी जी, लग रहा है इस बार फिर हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि बुंदेलखंड में कांग्रेस खाता फिर नहीं खोल पा रही है। देखिएगा, ये प्रायोजित सर्वे हैं और बहुत जल्दी में है मुझे लगता है। और जिस तरीके से ये सब चीजें प्रायोजित की जा रही हैं, मुझे लगता है कि जनता के निर्णय पर किसी का विश्वास नहीं है। इंतजार करिएगा, जनता के निर्णय को धैर्यपूर्वक देखिएगा। अभी तो चुनाव में वक्त है ना, लोगों को वोट डालने दीजिएगा। ये आप कैसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर फैसला सुना रहे हैं? पूर्वाग्रह जैसी कोई बात नहीं है, तो ओपिनियन पोल है, सर्वे करवाया है, सर्वे में परिणाम जिस प्रकार से ये ओपिनियन पोल की एक चेन चलाई जा रही है और एक तरीके से ये कैंपेन भारतीय जनता पार्टी, यदि हमारे ओपिनियन पोल में यदि आपको सीटें मिल रही होती तो प्रायोजित नहीं कहते फिर? नहीं, ये डेफिनेटली प्रायोजित है। ये एक नए तरीके का इस बार ट्रेंड, जैसे इवेंट मैनेजमेंट का ठेका दिया जाता है, लगता है भारतीय जनता पार्टी ने ठेका दिया है कुछ मीडिया ग्रुप्स को और ये उसकी परिणति है। ठेका तो नहीं है, सर्वे है, सर्वे अपनी बात बोलता है। तो देखिए, ये वही वजह है कि जिस पार्टी को पक्ष में सर्वे दिखता है वो कहता है कि हम जीत रहे हैं, मगर जिस पार्टी को दिखता है ओपिनियन पोल उसके पक्ष में नहीं आता है, वो पूर्वाग्रह जैसे आरोप लगाने लगता है। मगर फिर भी बड़ी खबर यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में अपना खाता खोलने जा रही है। बिल्कुल, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा ही लग रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार को ये सुनकर हमें। मैं वरिष्ठ पत्रकार दिबांग का रुख करना चाहूंगी। दिबांग, बहुत छोटा सा रीजन लेकिन ऐतिहासिक आंकड़े बीजेपी के लिए कामयाब है। सेंधमारी जरूर हुई है समाजवादी पार्टी की, लेकिन अभी भी बढ़त बीजेपी को मिलती दिख रही है।
जी हाँ, बिल्कुल। और ये सेंधमारी जो है इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो अखिलेश यादव ने जो अपना प्रचार किया था, विजय रथ निकाला था, उसमें वो बुंदेलखंड भी गए थे। लगता है ये उसी का असर हो सकता है। और अगर आप देखें तो 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, तब भी बुंदेलखंड रीजन से इनको केवल 5 सीटें ही मिली थी। तो अगर वो 3 का आंकड़ा पहुंच रहे हैं, जैसा कि ये सर्वे बता रहा है, 3 का आंकड़ा पहुंच लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी सेंधमारी होगी और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि अखिलेश यादव, ये जो कहा जा रहा था कि वो एक सीधी टक्कर बनाना चाहते हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, उसमें कहीं ना कहीं सफल होते भी नजर दिखाई दे रहे हैं। और ये आंकड़ा उसी की तस्दीक कर रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में बीएसपी को भी बहुत सीटें मिलती हैं, लेकिन अगर अखिलेश उनकी जगह छीन रहे हैं, कांग्रेस की जगह तो वैसे ही सिमटी हुई है, तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा इशारा है। देखना है कि बाकी राज्य के जो दूसरे इलाके हैं उनमें वो कैसा कर पाते हैं, क्या वो वाकई में नंबर 2 बनकर निकलते हैं, तो उनके फिर और बहुत सारे दरवाजे। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं अभय दुबे का। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रुक करना चाहूंगी। अभय दुबे, जैसा कि शशि शेखर जी ने भी कहा कि बाइपोलर फाइट हो गई और इसी का सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, यह सर्वे बताता है कि बुंदेलखंड में एक जो महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत थी बहुजन समाज पार्टी, उसकी जमीन का पूरी तरीके से क्षय हो गया। ये सर्वे लगातार इस बात को दिखा रहा है और इसका लाभ देखिए 2007 में मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, 2012 में अखिलेश की बनी थी, 2007 के बाद से मायावती के वोट लगातार गिर रहे हैं। और अगर बुंदेलखंड को अगर हम एक रूपक के तौर पे देखें तो हम पाएंगे कि किस तरीके से मायावती के नीचे से उनकी जमीन फिसलती जा रही है। और उसका सीधा फायदा, पहला फायदा उसका भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और उसके बाद दूसरा फायदा किसी को मिला है तो वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को प्राप्त हुआ। जी बिल्कुल, अभय दुबे भी वही बात कह रहे हैं जो शशि शेखर जी ने कही कि बहुजन समाज पार्टी की क्योंकि जमीन खिसक गई है, कांग्रेस का पहले से ही वहां कोई आधार नहीं था, इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर मैं इलेक्शन डेटा सेंटर में रोमाना का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अब हम एक इंपॉर्टेंट जो इलाका है, अवध का इलाका, जहां से 118 सीटें आती हैं, उसके आंकड़े को भी जानना बेहद अहम होगा कि क्या अवध में भी 2017 का इतिहास दोहरा रही है बीजेपी। रोमाना। बिल्कुल, देखिए सीटों के लिहाज से तो ठीक है, 118 सीटें अवध से आती हैं, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि अवध सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की राजनीति की धुरी रही है। ये अयोध्या नगरी, जहां से हम आपको आंकड़े दिखाएंगे, पीछे सरयू जी बह रही हैं, राम मंदिर निर्माण कार्य यही अवध में ही, इसी अयोध्या जी में चल रहा है। और साथ ही साथ जो प्रदेश की सत्ता की गद्दी है लखनऊ, वो भी तो इसी अवध में पड़ता है ना। और इन 118 सीटों का पूरा गणित, सी वोटर का आंकड़ा ये कह रहा है कि 118 सीटों में से 71 से 75 बीजेपी गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन 40 से 44 सीटें हासिल कर सकता है। बीएसपी के खाते में 0 से 2 सीटें, कांग्रेस की हालत भी 0 से 2 पर सिमटती हुई, अन्य के खाते में 0 से 2। लेकिन बड़ा आंकड़ा, बीजेपी सबसे आगे अवध रीजन में 71 से 75 सीटों के साथ। हालांकि 2017 के मुकाबले अगर देखा जाए तो बीजेपी को अवध रीजन में भी भारी नुकसान होता हुआ, क्योंकि इन 118 में से 97 सीटें 2017 में बीजेपी ने अवध में जीती थी। और समाजवादी पार्टी को पिछली बार 2017 के मुकाबले जब 12 सीटें जीती थी, बड़ा फायदा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। शोभना। बिल्कुल, तो अवध के इलाके में भी बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए फटाफट तुलनात्मक आंकड़े हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ओपिनियन पोल लगातार लेकर आ रहे हैं। और पिछले 3 महीनों में अगर हम तुलना करें आंकड़ों की अवध रीजन में, तो क्या कहते हैं आंकड़े। लीजिए आंकड़े आपके सामने। अवध रीजन में 118 सीटें, बीजेपी को 68 से 72 सीटें नवंबर में मिलती हुई दिखाई दे रही थी, दिसंबर में 72 से 76, और आज की तारीख की अगर हम बात करें तो 71 से 75 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। समाजवादी पार्टी 40 से 44, दिसंबर में 38 से 42, फिर एक बार नवंबर के आंकड़े को दोहराया है आज की तारीख ने। 40 से 44 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में 118 में से जाती दिखाई दे रही हैं। बहुजन समाज पार्टी, जिसके लिए कहा जा रहा है कि अपनी जमीन बहुजन समाज पार्टी खो चुकी है, 3 से 7 सीटें नवंबर में, दिसंबर में 2 से 6 सीटें, और आज की तारीख में 0 से 2, यानी जो सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है वो बीएसपी को दिखाई दे रहा है। और लीजिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जुड़ गए। पंकज झा, यहां भी बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अगर हम कुल मिलाकर आंकड़ों को समझे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल उत्तर प्रदेश में। शोभना, मैं आपको परिचय करा दूं, मेरे साथ कुछ 2 खास मेहमान भी है। बाईं ओर है दयाशंकर सिंह, आजकल बहुत खबरों में रहते हैं, और बाईं ओर लाल टोपी में समाजवादी पार्टी के हैं मनोज राय धुपचंडी जी। दयाशंकर जी, अभी जो सर्वे आए बुंदेलखंड के और अवध के,
उसमें बीजेपी आगे तो चल रही है, लेकिन उसको करीब 40-50 सीटों का दोनों इलाकों से अगर देखें तो नुकसान है। तो 300 के पार वाला जो नारा है वो सिर्फ नारा ही लग रहा है। देखिए, हर बार चुनाव से पहले आप लोग का आकलन जो होता है उसके विपरीत रिजल्ट आता है। 2019 में भी जब सपा और बसपा का गठबंधन हो गया, कह रहे हैं कि 300 पार अभी भी आपको लग रहा है? निश्चित है, आप देखिएगा हम 325 के ऊपर जाएंगे। और माननीय जोगी जी के जो कार्य है, जो उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, इससे जनता जितनी प्रभावित है, आप देखेंगे कि पहली बार आज़ादी के बाद आप जिस काम की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो राम और कृष्ण और अयोध्या यही सब चल रहा है। तो ये बताइए, जो काम 500 वर्षों से नहीं हुआ, हमारे कितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, देशवासियों ने जो सपने देखे थे 500 वर्षों से, वो जो पूरे नहीं हुए, वो इस कार्यकाल में पूरा हो रहा है। ये जो लाल टोपी पहने आप इनको रेड अलर्ट खतरा क्यों बताते रहते हैं? नहीं, देखिए, ये जब आप देखिए, जब ये दोनों लोग मिल करके जब चुनाव लड़े थे 2019 में, तब भी भारतीय वही कहानी नहीं होती। ये कह रहे हैं 2014, 17, 19 हार गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग भी बहुमत के आसपास तो नहीं दिख रहे हैं। देखिए, जो भाजपा का भ्रम था कि अपराजेय है, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी के क्षेत्र से हम लोगों ने चकनाचूर कर दिया। अभी किसकी बात? अभी पिछली बार एमएलसी का चुनाव हुआ। एमएलसी का चुनाव अलग होता, हम इस चुनाव की बात। जहाँ से हारना शुरुआत हुई थी, वहां से हराना शुरू किया और पंचायत के चुनाव में बुरी तरीके से हराए। अधिकतर जिलों में तो जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी के नहीं है, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार जो माफियाओं को संरक्षण देती है, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो बुलडोजर चलवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये कह रहे हैं माफियाओं की सरकार चला रहे हैं। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी या बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो जिलों के नाम से, माफियाओं के नाम से जिले जाने जाते थे। ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, बनारस का माफिया कौन है? योगी जी का प्रिय। चंदौली का माफिया कौन है? विधायक जो योगी जी का प्रिय है। मिर्जापुर में कौन है माफिया जिसने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया? दयाशंकर जी बताए ना। भदोही का कौन माफिया है? और कौन माफिया है जिसने गाजीपुर में अपनी बहू को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया? देखिए, आज जो है कोई उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है। सभी माफिया है तो जेल के अंदर है या उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। चलिए, बहस तो जारी रहेगी, लेकिन ये है कि दयाशंकर जी और ये दोनों के अपने अपने दावे हैं मनोज राय के कि नहीं, उनकी ही पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी। शोभना, बिल्कुल, तो अपने अपने दावे हैं और ये हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे जैसे ओपिनियन पोल आगे बढ़ रहा है, हर पार्टी का यही दावा कि हम जीतेंगे। शशि शेखर जी का मैं रुख करना चाहूंगी। शशि शेखर जी, इस रीजन में भी नुकसान होता हुआ बीजेपी को साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि योगी है उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी, ये नारा तो कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है। नहीं, अभी इसको इतनी जल्दी नहीं मान लेना चाहिए। आपके मैं सर्वे पर ही अगर बात करूं तो बीजेपी की जो अग्रता है वो स्पष्ट है। तो योगी जरूरी है या नहीं है, ये फैसला आगे करेंगे। पर अभी ये बात तय है कि समाजवादी पार्टी ने अपना ग्राफ यकीनन बहुत अच्छा बढ़ाया है, पर मंजिल अभी उनके लिए पाना थोड़ा सा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। और मैं प्रदीप सिंह जी का भी रुख करना चाहूंगी। प्रदीप सिंह जी, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या मायने इसके निकाले जाएं? चाहे हमने बुंदेलखंड के आंकड़े देखे और अब चाहे अवध के देखे। प्रदीप जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, मैं रुख कर लेती हूँ दिबांग का एक बार फिर से। दिबांग, बताइए क्या मायने निकाले इन आंकड़ों के? जी जी, शशि शेखर जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी शोभना, मैं चाहता हूं एक सवाल आप दयाशंकर जी से पूछें कि अभी ओम प्रकाश राजभर से मिलने गए थे, क्यों गए थे? पंकज झा, आपने शशि शेखर जी का सवाल सुन लिया है। अगर दयाशंकर जी आपके साथ हैं तो इस सवाल को आप पूछ लें। मैंने सुन लिया। दया जी, शशि शेखर जी बैठे हुए हैं लाइव में, वो आपसे एक खास सवाल पूछ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के यहाँ जो आप जाते रहते हैं उसका क्या मतलब है? लोग बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए, ओम प्रकाश जी से हमारे व्यक्तिगत संबंध है और पिछली बार भी ओम प्रकाश जी कितनी बार नाराज हुए और मैं हर बार उनको मनाने जाता था। दिल्ली में भी हम लोग साथ साथ रहते थे। कई बार वो दिल्ली से जहाज पकड़ करके लखनऊ आ जाते थे, बलिया चले जाते थे, फिर मैं कोशिश करता था, फिर उनको ले आता था और मैं उनको समझाता था कि आप इस बार जो गए थे तो वो क्या समझाने गए थे?
नहीं, इस बार भी जब हम लोग मिलते हैं तो राजनीतिक बातें भी होती हैं और व्यक्तिगत बातें भी होती हैं। तो जब भी हम लोग मिलते हैं तो मिलते व्यक्तिगत हैं, लेकिन राजनीतिक बातें भी करते हैं। गुंजाइश है अभी भी इधर से उधर वाला क्या? राजनीति में देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो असंभव हो। तो आपने सुन लिया शोभना कि दयाशंकर जी कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल, ये तो हम भली भांति जानते ही हैं और शशि शेखर जी भी मुस्कुरा रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आज इस दल में है तो कल किस दल में होंगे, विचारधारा तो कोई मायने रखती ही नहीं है। अभय दुबे जिस तरीके की बढ़त समाजवादी पार्टी को अवध में भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो अवध जहां राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, समाजवादी पार्टी को अवध के क्षेत्र में जो प्रदर्शन वो करती हुई दिख रही है उससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी तो उसने अवध के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की जगह लेना चाहती है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो उसका जो अपना इलाका है, देखिए मुलायम सिंह जी का जो पूरा परिवार है, अखिलेश का जो पूरा गढ़ है, वो अवध क्षेत्र में है। और अगर अवध क्षेत्र में ही भारतीय जनता पार्टी आपसे इतनी ज्यादा आगे होगी तो आप मान लीजिए कि भाजपा की सरकार तो आसानी से बनेगी। बहस केवल इस बात पर रह जाएगी उसकी सीटें कम कितनी होगी। अगर ज्यादा सीटें कम हो गई तो फिर योगी मुक्त सरकार बनेगी, जो कि भाजपा के अंदर जो योगी विरोधी लॉबी है जो चाहती है कि भाजपा की सरकार तो बने लेकिन योगी मुक्त सरकार बने, तो ये बहस फिर वहां पर सिमट के रह जाएगी। ठीक है, अगर समाजवादी पार्टी को अपना दावा मजबूती के साथ पेश करना है तो उसे अवध में अपनी स्थिति को और सुधारना होगा। और अभी 2 महीने का वक्त है और ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं तो सीख लेनी पड़ेगी। मनीषा प्रियम जी का मैं रुख करूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीषा प्रियम जी, आंकड़े आप देख रही हैं, चाहे बुंदेलखंड रीजन जो बहुत छोटा सा रीजन है वहां पर हमें समाजवादी पार्टी की सेंधमारी दिखाई दे रही है। अवध की बात करें तो नुकसान होता हुआ बीजेपी को दिखाई दे रहा है। हालांकि जिसे कहा जाए आंकड़ों में जो बढ़त है वो बीजेपी की ही है। क्या मायने आप निकाल रही हैं और आगे आने वाले 2 महीनों में क्या परिवर्तन ला सकती है स्थिति में ये राजनीतिक दल? देखिए, जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, मैं अभी देख नहीं पा रही आंकड़े, लेकिन आप जो बता रही हैं उसके हिसाब से यही दिख रहा है कि पुराना जो एक मैसिव मेजॉरिटी बीजेपी की थी उसमें डेंट लगा है, उसमें समाजवादियों ने मुख्यतः जो बागडोर संभाली है, लेकिन कहीं भी अभी जीत वाली बात जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं नज़र आ रही है। लेकिन एक भयंकर जो परिवर्तन होने वाला है वो ये है कि अब बड़ी रैलियाँ नहीं होंगी, लोग और नेताओं के बीच में सीधा संवाद नहीं होगा, तो व्हाट्सएप के ज़रिए या छोटे टोलियों के ज़रिए जो कैनवैसिंग होगी उसमें किस हद तक लोगों से संवाद, खास करके वो दल, छोटे दल सहयोगी ज़्यादा समाजवादी पार्टी के साथ हैं, वो किस तरह से कैंपेनिंग करेंगे, क्योंकि उनके बातचीत करने से ही, उनके रोष बयान दर्ज करने से ही लोगों से उनका संवाद बन रहा था। भाजपा कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के ज़रिए या जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा जिसे हम कहते हैं उसकी डेटा माइनिंग काफ़ी समय से करती है। उसके पास वोटर्स, मतदाता जो हैं उन पर तरह तरह के डेटा बेसेस हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और उसके जो कार्यकर्ता हैं उनको अच्छा खासा अंदाज़ा है कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो अब ये देखना है कि इस प्रत्यावर्तन के साथ आखिर जो मोमेंटम आप देख रही थी वो कैसे बनता है या बिगड़ता है भाजपा के पक्ष में, और जो या छोटे छोटे दलों के साथ जो गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया है, क्या उसका फायदा मिलता हुआ ये जो सेंधमारी बुंदेलखंड में दिख रही है या अवध में सीटें दिखाई दे रही हैं? और अब लखनऊ का मैं रुख करूंगी, संजय त्रिपाठी वहां पर मौजूद हैं। संजय त्रिपाठी, ये आंकड़े आने लगे हैं, अब क्या कह रही है ये जो आंकड़ों का शुरुआती रुझान है, बयार किस तरफ बहती हुई दिख रही है? बिल्कुल शोभना, आपने अवध की बात की है तो निश्चित रूप से अयोध्या की बात होगी, और अयोध्या की बात होगी तो संतों के साथ चर्चा करना जरूरी हो जाता है। मेरे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास मौजूद हैं। राजू दास जी, जो इस बार अवध के आंकड़े हमारे एबीपी न्यूज़ के सर्वे में आए हैं उसमें ये बात आ रही कि भारतीय जनता पार्टी जीत तो रही है लेकिन सीटें 2017 के मुकाबले घट रही हैं, क्यों? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो सनातन धर्म संस्कृति की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो सर्वे भवन्तु सुखना की बात करेगा, जो सर्वे सन्तु निरामक की बात करेगा, वही आएगा उत्तर प्रदेश में। जो लोग सिर्फ एक वर्ग, एक संप्रदाय को खुश करने की बात करेगा उसको नहीं आना है। ये सीट घटेगी बढ़ेगी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने मेरे लिए किया, जिसने भगवा के लिए किया, जिसने अयोध्या के लिए किया, जिसने राम जन्मभूमि के लिए किया, जिसने हिंदुत्व के लिए किया, उसके साथ समस्त हिंदू जनमानस उसके साथ है।
भाजपा ने भगवा के लिए किया, राम के लिए किया, अयोध्या के लिए किया, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी आगे कैसे बढ़ रही है? देखिए, ये अभी चुनाव तो भी शुरू नहीं हुआ है, अभी समय आने दीजिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि भाजपा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। भाजपा ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। इस डबल इंजन की सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। किसानों के लिए किया, नौजवानों के लिए किया, मजदूरों के लिए, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं है। इसलिए अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है, चुनाव आने दीजिए धीरे धीरे। भाजपा दावा कर रही है कि हर वर्ग के लिए काम किया है, ठीक है, इनकी बात अपनी जगह है। कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता अशोक सिंह हैं, हमें बताएं कि कांग्रेस पार्टी तो नजर नहीं आ रही कहीं और। देखिए, अभी 2 महीने का समय है और परिवर्तन ही संकल्प है और कांग्रेस ही विकल्प है। 30 साल से बहुत सारे प्रयोग, सपा, बसपा, भाजपा, तमाम सारे प्रयोग हो चुके हैं। रंगों में उत्तर प्रदेश को बांट दिया है, कोई कितने झंडे लगा लिया, कोई टोपी लगा रहा है। आज चंपत राज पे क्यों नहीं बात हो रही? महाराज जी तो हनुमानगढ़ी से हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद आर्डर दिए हैं जांच के, तो राम का नाम कौन बेच रहा है? आज मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सर्वे अपना काम कर रही है, आपका न्यूज एजेंसी है, काम कर रही है। तो देखिए, कांग्रेस अपने दावे पेश कर रही है, हालांकि बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है इस पूरे रीजन में। चाहे हम बात करें अवध की, बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी बढ़त बीजेपी को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर मैं डेटा सेंटर में मेरी सहयोगी रोमाना का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अब 130 सीटें जो पूर्वांचल रीजन की हैं, जो बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि गंगा में बहती हुई लाशों को सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया। क्या उसका नुकसान होते हुए बीजेपी को दिख रहा है? चलते हैं आंकड़ों की तरफ। रोमाना, पूर्वांचल, जब बात पूर्वांचल की होगी तो जाहिर सी बात है साख जुड़ेगी पीएम मोदी की, सीएम योगी आदित्यनाथ की। और इस बीच ये काशी नगरी आप देख रहे हैं, देव दीपावली के मौके पर इसी तरीके से हॉट एयर बलून शो यहां पर आयोजित किया गया था और कुछ इसी अंदाज में पूर्वांचल का आंकड़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूं। 130 सीटें पूर्वांचल की। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस बार पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी जो है वो 2017 वाला बीजेपी का फॉर्मूला आजमा रही है। जी, इस बार पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की पूरी रणनीति सहयोगियों के बूते है, जिस तरीके से पिछली बार बीजेपी की थी। और कुल मिलाकर आंकड़ा आपके सामने है, बीजेपी गठबंधन के खाते में 66 से 70 सीटें जाते हुए और समाजवादी पार्टी गठबंधन यहां पर 48 से 52 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। बीएसपी के खाते में 5 से 7 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीट जाती हुई, लेकिन कुल मिलाकर 130 सीटों में से सबसे आगे यकीनन बीजेपी गठबंधन है। हालांकि अगर बात 2017 की जाए तो 2017 के मुकाबले यहां पर बीजेपी गठबंधन को नुकसान हो रहा है और समाजवादी पार्टी गठबंधन सहयोगियों के भरोसे यहां पैठ बनाता हुआ पूर्वांचल के इस इलाके में बीजेपी से पीछे, लेकिन फिर भी 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी गठबंधन काफी आगे इस वक्त नजर आ रहा है। शोभना, बिल्कुल रोमाना, सही कहा आपने कि जो रणनीति बीजेपी की थी उसी रणनीति पर अब समाजवादी पार्टी काम कर रही है और यहां भी बीजेपी को मामूली नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आंकड़ों को फटाफट से हम आपके लिए तुलनात्मक रूप में पेश करते हैं। पिछले 3 महीनों से ये ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं, पिछले 3 महीनों में क्या कुछ बदला है। तो अगर पूर्वांचल की 130 सीटों की बात की जाए तो नवंबर में बीजेपी को 66 से 70 सीटें, दिसंबर में 61 से 65 और आज भी 66 से 70। समाजवादी पार्टी को 47 से 51, दिसंबर में 51 से 55, कम होती हुई आज की तारीख में 48 से 52। बहुजन समाज पार्टी 4-8, 4-8 और 5-7, यानी जो हम अगर देखें तो सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मेरी सहयोगी देवरिया में मनोज्ञा मौजूद है। मनोज्ञा, मोदी की साख, योगी की साख, लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, काशी कॉरिडोर, इन सब का जो जिसे कहा जाए कि प्रचार किया गया, लेकिन आंकड़ों में मामूली जो है कमी देखने को मिल रही है इस सर्वे में। बिल्कुल शोभना, आपको बता दें कि देवराहा बाबा के आश्रम से अब हम गोरक्षनाथ के पास आ गए हैं, यानी कि गोरखपुर में, और यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी, भाजपा सभी के समर्थक नेता हैं। पूछेंगे पहले उनसे, लेकिन जो बात आपने पूछी, पूर्वांचल में पुरवैया किधर बह रही है, हवा ठंडी है लेकिन तापमान राजनीति का गर्म है। ब्रिजेश जी, इस बार कितना भरोसा 100 सीटों में से इस बार आंकड़े खिसकते यानी कि गिरते नजर आ रहे हैं बीजेपी के लिए? जिस तरीके से हमारे बूथ अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, पिछली बार से भी बेहतर, निश्चित रूप से हमें भरोसा है पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करेगी।
मीना प्रसाद जी, अध्यक्ष हैं आप यहाँ पर जिला के समाजवादी पार्टी के। लाल टोपी की सफलता कितनी दिख रही है? आंकड़ों में तो अभी भी पीछे हैं। लाल टोपी का अनुमान आप इसी से लगा लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री सपने में टोपी से डर रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री आकर के लाल टोपी पर कमेंट कर रहा है, तो इसे आप अनुमान कर लीजिए कि गोरखपुर जनपद में 9 विधानसभा है। गोरखपुर के 9 विधानसभाओं में लगभग 7 से 8 विधानसभा जीत करके हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। पीठाधीश्वर है यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खिचड़ी का समय आ रहा है, संक्रांति और उसके आगे होली किसकी मनेगी? भाजपा की मनेगी और ठीक से मनेगी। यहाँ तो हमेशा मनती आई है, आज भी मनेगी। अभी जब जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं कह चुके हों कि हमारे कार्यकर्ता तैयार नहीं हैं ये चुनाव की लड़ाई लड़ने के लिए, वो एंड्रॉयड और आईटी के मामले में अनभिज्ञ हैं, भाजपा के आगे बहुत पीछे हैं, तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके हार मान चुके हैं। मैडम जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी पिछली बार भी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गोरखपुर जनपद के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज गोरखपुर में एक भी विकास नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा कि जब ये मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने कहा था कि हम गोरखपुर में मेट्रो चलाने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक मेट्रो का शिलान्यास तक नहीं हो पाया। यही हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम मेट्रो चलाने का काम करेंगे। उन्होंने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया और गोरखपुर का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय टेक्निकल कॉलेज मालविया के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर को देने का काम किया। पूरे प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जिला उन्होंने समझा, जबकि 2012 में 9 विधानसभा में सिर्फ एक विधानसभा पिपराइज में राजवती निषाद के रूप में हमारे पास था। इनके पास तो 9 में 8 विधानसभा है, लेकिन गोरखपुर में कोई काम आज तक नहीं हो पाया। जवाब इसका अब ये पता नहीं किस नज़र से देखते हैं गोरखपुर में काम नहीं हो पाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक जिले को लेकर के चलती है। हम जितनी बिजली इटावा को देते हैं उतनी ही गोरखपुर को देते हैं। आज आप बिजली की बात देख लीजिए, उस सरकार में बिजली कहाँ थी? क्या योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से लेके गए थे कोई जादू की छड़ी क्या कि बिजली पैदा कर रहे? समर्थक है साथ में, उनसे भी पूछ लेते। गोरखपुर में विकास हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर आप यहाँ से निकलेंगी, नौका पे जाएंगी, हजारों की जनसंख्या हमेशा रहेगी। जवाब। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विकास की बात कर रहे हैं। इनका घर 69 पे, इनके घर पे जो अपना पहला कदम रखेंगे तो 4 लेन पे चढ़ जाएंगे। इतना विकास हुआ है गोरखपुर में। क्या आपके घर तक 4 लेन आ गया? कालेसर से आपका जगदीशपुर से लेके कालेसर तक 4 लेन बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। अखिलेश यादव जी के जगदीशपुर से लेके कालेसर तक बनाए हुए 4 लेन पर लोग चल रहे हैं। आज वो अखिलेश यादव जी की योजना है, जानकारी का अभाव है उनके पास। जी, जानकारी का अभाव है उनके पास। एयरफोर्स से लेकर सर्किट हाउस तक 90 करोड़ की योजना अखिलेश यादव जी ने दिया है। दूसरे के काम कोई अखिलेश यादव नहीं काम दिया। जी, अखिलेश यादव ने ही काम किया है। एक छोटा सा जवाब आप मैडम। एक का अभाव है। हाँ, बीजेपी के पास जानकारी का अभाव है, जैसा ये लोग कह रहे हैं। बिल्कुल मनोज, क्योंकि बीजेपी को ये पता ही नहीं है कब इन लोगों ने जिस काम पार्टी किया। का नेता है या जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने ही पार्टी के पक्ष में बात करेंगे। शशि शेखर जी, आपसे एक छोटा सा जवाब चाहूंगी। मंडल, कमंडल, विकास, डबल इंजन, इसके बावजूद जो 3 रीजन के आंकड़े हमने दिखाए, हालांकि बढ़त बीजेपी की है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है उसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? क्या एंटी इनकम्बेंसी? पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कठिन सत्तारूढ़ पार्टी के लिए साबित हो रहा है और उसकी वजह है वो सामाजिक समीकरण जो अखिलेश यादव ने, जो पिछली बार बीजेपी ने बनाया था, उसको उन्होंने बनाया। ओम प्रकाश राजभर का वहाँ पर असर है, वो एक बड़े मुखर नेता हैं। इसके अलावा उन्होंने जो अन्य पार्टियों से, जो छोटी पार्टियों से जो उन्होंने गठबंधन किया, उसका असर भी गाँवों में दिखाई पड़ता है। तो ये जो आपका आंकड़ा कह रहा है, इस आंकड़े से मैं सहमत हूँ कि समाजवादी पार्टी ने एक भारी वहाँ पर उछाल ली है, लेकिन वो भारी उछाल 2 सामर्थ्यवान नेताओं के सामने कितनी सार्थक होगी, इसे देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप याद करें, मोदी जी ने वहाँ पर कितना समय लगाया बनारस में। उन्होंने जिस तरह कॉरिडोर के उद्घाटन को जिस तरह उन्होंने यूटिलाइज़ किया, वो अपने आप में एक अलग तरह की राजनीति की मिसाल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर सामाजिक समीकरण बनाम एक समर्थ नेतृत्व, इनकी एक लड़ाई होने जा रही है। ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर अभी मैं टिप्पणी करना मुनासिब नहीं करूंगा। हालांकि आपके आंकड़े
उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं लखनऊ का रुख करूंगी पंकज झा का। पंकज झा, जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या आकलन आपका, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं, पूर्वांचल में भी बीजेपी को नुकसान है, मामूली है लेकिन है। शोभना, ये संयोग है कि दयाशंकर जी भी और मनोज राय जी भी दोनों पूर्वांचल के नेता हैं, तो बेहतर होगा मैं पूर्वांचल पर सवाल इन्हीं दोनों से ले लूं अपनी बात कहने से पहले। दया जी, एक बात बताइए कि पूर्वांचल में आप अभी भी समाजवादी पार्टी गठबंधन से ऊपर हैं, लेकिन बहुत सीटों का नुकसान है। योगी और मोदी दो बड़े ब्रांड है आपके पास पूर्वांचल में, आप खुद वहां के रहने वाले, फिर क्यों पार्टी फिसल रही है? ये आपको लगता है कि पार्टी फिसल रही है? पार्टी पहले से और ताकत के साथ इस बार उभर करके आएगी, पिछले से ज्यादा सीटें हम लोग इस बार जीतेंगे। बताइए, राजभर जी के जाने का नुकसान है पूर्वांचल में? देखिए, राजभर जी नहीं, सभी दल एक हो जाएंगे तभी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा सीटें पाएगी। मतलब आप कह रहे हैं राजभर कोई फैक्टर नहीं है पूर्वांचल में? कुछ नहीं, इस बार सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो हमारे बरसों से जिसके लिए संघर्ष था, आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज जो है बात कह रहे हैं कि राजभर कोई फैक्टर नहीं है। राजभर, देखिए, राजभर का जहाँ तक सवाल है, मैं ये कहता हूँ कि मैं ओम प्रकाश जी को भी ये बताता हूँ कि उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाई, और सुहेलदेव के हत्यारा कौन था? ये ये बताइए मनोज भाई कि क्या ये कह रहे हैं राजभर फैक्टर नहीं है? आप लोगों ने वहाँ संजय चौहान, ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल, इतनी सारी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, लेकिन वहाँ तक आप कांटा तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये भ्रम में है, और चूंकि भाजपा झूठ की फैक्ट्री है, लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये इनको कोई क्यों वोट देगा भाई? सांड दौड़ा दौड़ा के लोगों को मार रहे हैं, खेत चर जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ उन गठबंधन का इतने सारे का कुछ मैं बता तो रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं वोट देगा, क्यों देगा? नौजवानों को लाठियों से पीटा जा रहा है। सवाल इस बात का है कि विकास की बात कह के आए और कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा रहे हैं। राम मंदिर ये बनवा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है? चंदा चोरी कर रहे हैं, जमीनों का घोटाला कर रहे हैं, और आप ये नहीं, मुझे एक बात बताइए। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा दयाशंकर जी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि क्या आजादी के बाद किसी नेता के लिए जयप्रकाश नारायण जी के बाद पूरी रात कोई इंतजार करता रहा क्या सुनने और देखने के लिए, जितना अखिलेश यादव जी को इंतजार किया? जो लहर चल रही है, जो माहौल के बावजूद भी तो वहां दिख नहीं। आप अभी बढ़ रहा है ना, अभी बढ़ रहा है ना, आप देखिएगा। जो बढ़े हैं आप राजभर की वजह से, आप हमारे साथ सब हैं, और ये तो अच्छी बात है कि जिसने आरक्षण का वादा किया उसको आरक्षण नहीं दिए। निषाद पार्टी को बुला करके लोगों को, जब बाहर लोग निकले तो लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे। निषाद जी तो इनके साथ चले गए। नहीं, संजय निषाद इनके साथ क्या कहा कि संजय निषाद अकेले रह जाएंगे, हम लोग संजय निषाद अकेले रह जाएंगे, हम लोग वोट खिलाफ करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप आखिर में कर क्या रहे हैं और क्यों वोट दे? संजय निषाद जी पर डोरे डाल रहे हैं। देखिए, जो पूरब और पश्चिम 2019 में पूरब और पश्चिम एक हो गया। शोभना, मेन बात ये है कि पूर्वांचल में देखिए बीजेपी के पास भी अपने सहयोगी दल हैं और समाजवादी पार्टी के साथ भी। अब ये करिश्मा किधर जाएगा, किसका गठबंधन उनको उस ऊंचाई तक पहुंचा पाएगा, इस पर सबकी नजर होगी। बिल्कुल पंकज झा, और जैसे जैसे नतीजों की तरफ दिन आगे बढ़ रहे हैं, ये मुकाबला और दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, और इस बार सीधी सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। सबसे बड़े सियासी हिस्से में उत्तर प्रदेश के, जहां 136 सीटें आती हैं, आप देख सकते हैं बीजेपी को बढ़त 71 से 75 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 53 से 57 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी का आरएलडी के साथ यहां पर चौधरी जयंत की पार्टी के साथ गठबंधन है। बीएसपी के खाते में 4 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीट, अन्य के खाते में 0 से 2। लेकिन मुकाबला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मूल रूप से बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच ही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा, जहां से हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जानते हैं नीरज से, एक तरफ कृषि कानून वापस हुए, दूसरी तरफ एसपी और आरएलडी के बीच गठबंधन हुआ, किस फैक्टर का कितना असर जमीन पर देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल रोमाना, मैं बता दूं मैं मथुरा में हूं जहां प्रेम भी है, रस भी है, लेकिन राजनीति भी है। और कहा जाता है जिसने ब्रज जीता उसने प्रदेश जीता। और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मुन्ना हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुनील जी हैं, अलौकिक हैं, जसवंत हैं, अन्नू खां हैं जो सवाल। लेकिन विपक्ष से ही शुरुआत करते हैं। मुन्ना, आप पश्चिम में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी से आप लोग बहुत पीछे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सफर आप लोग तय कर पाएंगे? देखिए, जितना आपके चैनल सर्वे में ओपिनियन पोल में सीट दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी उससे दुगनी सीट जीतने जा रही है। लेकिन कहीं भी जितने भी अभी तक सर्वे दिखाए गए, चाहे अवध में हो, चाहे बुंदेलखंड में हो, चाहे पूर्वांचल में, कहीं भी समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलती नहीं दिखाई पड़ रही। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी महिलाओं के मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएगी, नौजवानों के मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएगी। आज प्रदेश में 65% नौजवान है और 41% नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार मोदी और योगी जी हैं। इसके जिम्मेदार मोदी और योगी जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं सुनील जी। लेकिन आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी आसपास तो फटक रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रज में और पश्चिम में अभी भी आप जीतते दिखाई पड़ रहे हैं? देखो, मैं आपको बता दूं, लोकदल से इनका गठबंधन, लोकदल की एक भी सीट पूरे प्रदेश में नहीं, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप समाजवादी पार्टी बिलोंग करते हो, मथुरा में आज तक एक भी सीट ये जीत नहीं पाए, तो ये कहाँ से तो सरकार बनाएंगे? गाल बजाने में समाजवादी पार्टी का कोई जोड़ और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम विकास की राजनीति करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत के हम राजनीति कर रहे हैं। आप ये देखिए, कोविड जैसी महामारी में समाजवादी पार्टी का कोई नेता आपको सड़कों पर नहीं दिखा होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में था कि जनता को कैसे सहूलियत दिलाई जाए और कैसे इलाज की मुहैया हो। आप देखिए, ऑक्सीजन के मामले में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम योगी जी ने किया है। तो हम एक एक चीज को लेके, आप रोड की बात कर लीजिए, पूर्वांचल रोड का एक्सप्रेस वे का जब इन्होंने टेंडर उठाया था, वही टेंडर 15,000 रुपए करोड़ का उठाया और वही टेंडर हमने 11,500 में उठाया, जिसके 3,500 रुपए कम हुए। तो आप तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। आज देश में रोड दिखेंगे आपको, हॉस्पिटल दिखेंगे। युवा नेता अलौकिक भी, अलौकिक क्या लगता है आपको, ब्रज इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ के साथ रहेगा? हाँ, ब्रज पूरा योगी आदित्यनाथ जी के साथ में ही है। योगी जी ने हमारे यहाँ बहुत विकास कार्य किए हैं, जिसको देखते हुए हमारे योगी जी दोबारा सरकार बना रहे हैं। अन्नू खान भी हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आपकी साइकिल चलती नहीं दिखाई पड़ रही। पश्चिम में आप लोग फिर से पिछड़ते न रहे। 2017 वाला ही लगभग रिपीट होता जा रहा है। प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन कहीं भी आप कम्पिटिट नहीं करते दिख रहे हैं। देखिए, ये निश्चित तौर पर जिस तरह अखिलेश जी की जनसभाओं में भीड़ आपको देखने को मिली, तो ये सीधा सीधा संदेश है जनता के लिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। दूसरी बात, अभी हमारे वरिष्ठ नेताजी ने कहा था कि मथुरा से कभी समाजवादी पार्टी की सीट नहीं जीती, तो इस बार ये इतिहास बनेगा कि मथुरा से समाजवादी पार्टी की सीट जीतेगी। आप यहाँ खड़े हो, ये एक हमारा मथुरा वृंदावन एक धर्म स्थल है। यहाँ विदेशों से और सारे देशों से, हमारे देश से, हर प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं। जब वो यहाँ आते हैं, बिल्कुल नीरज, तो नीरज आप देख रहे थे मथुरा में लोगों से बातचीत करते हुए। और कुल मिलाकर अब आगे एबीपी न्यूज पर उत्तर प्रदेश की वो बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर आपका इंतजार कर रही है। लेकिन क्योंकि रात के 8 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है इंडिया चाहता है का, मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी इस वक्त स्टूडियो में पहुंच चुके हैं इसी ओपिनियन पोल की कवरेज को आगे बढ़ाने के लिए। सुमित जी। शुक्रिया रुमाना, और इंडिया चाहता है में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। शाम के 8 बज चुके हैं। सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। एबीपी न्यूज पर आप लगातार देखते आ रहे हैं 5 राज्यों का ये ओपिनियन पोल। अब तक आप मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब में सी वोटर के सर्वे के नतीजे देख चुके हैं। बस चंद ही मिनटों में हम आपको दिखाएंगे उस राज्य के ओपिनियन पोल के नतीजे जिस पर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की नजर है, पूरे इंडिया की नजर है। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनावी ऊंट किस करवट बैठ रहा है, ये हम आपको बताने वाले हैं। वो उत्तर प्रदेश जहां इस बार सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प घमासान है। वो उत्तर प्रदेश जहां जाति का गणित भी है, धर्म की बिसात भी है और विकास के सवाल भी हैं। क्या है यूपी की जनता का मूड, ये हम आपको बताएं उससे पहले हम आपको बहुत जल्दी से दिखा देते हैं यूपी के 4 इलाकों, यानी पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वी यूपी और अवध इलाके में किसको कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं। इसके लिए सीधे रुख करेंगे मेरी सहयोगी रुमाना का, रुमाना के पास चलेंगे, जिसके पास तमाम आंकड़े हैं और लगातार जो आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं वो भी तस्वीर
साफ करते जा रहे हैं। और वो तस्वीर लगभग ऐसी है, मोटा मोटी भारतीय जनता पार्टी को एज दिखाई दे रही है। रुमाना, ओवर टू यू। तो आइए, अब वक्त हो गया है मुकम्मल तस्वीर उत्तर प्रदेश की दिखाने का, लेकिन शुरुआत जरा एक एक हिस्से से कर लेते हैं। और आप मुझे देख रहे हैं, मैं बुंदेलखंड इलाके के ललितपुर में मौजूद हूं, जहां ये दशावतार मंदिर, और अगर बुंदेलखंड रीजन की बात की जाए, सबसे छोटा रीजन 19 सीटों वाला, यहां पर आप देख सकते हैं 19 सीटों में से 13 से 17 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, लेकिन बीजेपी से बहुत पीछे, 2 से 6 सीटें ही समाजवादी पार्टी को बुंदेलखंड में मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी का सुपड़ा एक तरीके से साफ होता हुआ, 0 से 1 सीट पर बीएसपी सिमटती हुई। यही हाल कांग्रेस का भी, 0 से 1 सीट, अन्य के खाते में भी 0 से 1 सीट जाती हुई। लेकिन कुल मिलाकर बुंदेलखंड में बीजेपी की बल्ले बल्ले नजर आ रही है। दूसरे हिस्से में तो पहुंच गई हूं, अवध का इलाका, ये पीछे सरयू जी, अयोध्या नगरी में मैं मौजूद हूं इस वक्त। और अवध की 118 सीटों पर आप देख सकते हैं, एक बार फिर बीजेपी को भारी बढ़त, 71 से 75 सीटें, 118 अवध की सीटों में से बीजेपी के खाते में जाती हुई। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन बीजेपी से काफी पीछे, 40 से 44 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में जाती हुई आप देख रहे हैं। बीएसपी 0 से 2, कांग्रेस भी 0 से 2 पर सिमटती हुई। और अब मैं पहुंच गई हूं पूर्वांचल रीजन में, काशी नगरी देव दीपावली पर इसी तरीके से हॉट एयर बलून शो हुआ था, तो कुछ उसी अंदाज में आंकड़े में आपके लिए लेकर आई हूं। पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो 130 सीटों वाला ये इलाका है। पीएम सीएम सबकी साख इस इलाके से जुड़ी हुई है। और 130 सीटों में इस बार समाजवादी पार्टी की रणनीति बहुत हद तक 2017 वाली बीजेपी की रणनीति को कॉपी करने वाली है, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथियों के जोर पर चुनाव मैदान में है। और आंकड़ा आपके सामने, बीजेपी पूर्वांचल की 130 सीटों में भी सबसे आगे, 66 से 70 सीटों के साथ बीजेपी सबसे आगे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी जरूर है, लेकिन बीजेपी से काफी पीछे, 48 से 52 सीटें ही समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में आ रही हैं। बीएसपी 5 से 7 सीटें हासिल कर पा रही है। कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 3 से 5 सीट आप देख रहे हैं। तो ये 3 रीजन्स की बात हो गई है, 3 इलाकों की बात हो गई। और अब चौथा हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा। देखिए, एबीपी न्यूज पर ओपिनियन पोल का ये ट्रैकर जब से शुरू हुआ है, नवंबर के महीने से, रोज शाम 6 बजे एबीपी न्यूज पर मैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री में ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाती हूं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो किसानों का मुद्दा लगातार बना हुआ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में आप देख रहे हैं बाजी बीजेपी मारती हुई। 136 सीटों में से 71 से 75 बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के खाते में जाती हुई। 53 से 57 सीटें बीएसपी के खाते में, 4 से 6 सीटें आ रही हैं। कांग्रेस की झोली में 1 से 3 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 0 से 2 सीट। तो कुल मिलाकर ये चारों रीजन्स उत्तर प्रदेश के, और इन चारों रीजन्स में एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि हर रीजन में बीजेपी आगे और उसके पीछे पीछे समाजवादी पार्टी। समझ जी, यानी कुल मिलाकर जो तस्वीर मोटा मोटी रुमाना ने दिखा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा सुकून देने वाली है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के जिन 4 इलाकों को देखकर आपको अंदाजा तो अब हो ही गया होगा कि सर्वे के मुताबिक, सी वोटर के सर्वे के मुताबिक किसको लीड मिल रही है, किसके हाथ लग सकती है सत्ता की चाबी, और कौन है वो जिसको मिलेगी मायूसी। तो बहुत दूर चलकर भी क्या अखिलेश यादव सत्ता के करीब पहुंच पाए? बहुत बड़ा फासला उनको तय करना था, क्या वो कर पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुत बड़ी लीड को बरकरार रख पाएगी, 2017 वाली लीड को? तो चलिए, बिना देर किए हम आपको एक बार फिर रुख करेंगे रुमाना का, जिनके पास वो फाइनल आंकड़ा आ चुका है जिसको यूपी का ओपिनियन पोल कहा जाता है। फाइनल रिजल्ट इस पोल का, रुमाना। बिल्कुल, तो 403 सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा की, और ऐसे में 403 सीटों का पूरा हिसाब किताब, वो आंकड़ा जिसका आपको इंतजार था। और जरा देख लीजिए आप, यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट वाली तस्वीर भी है, कानपुर की मेट्रो भी है, यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तैयारी भी है, यहाँ राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है। मतलब विकास भी, विरासत भी, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी, कुछ उसी का लब्बो लुबाब समेटे ये जगह जहां इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं। और यहाँ वोट शेयर के मामले में 42% वोट शेयर बीजेपी गठबंधन खाते में जाता हुआ, 33% पर समाजवादी पार्टी गठबंधन बीजेपी गठबंधन से बहुत पीछे। बीएसपी के खाते में 13% वोट जाता हुआ, कांग्रेस के खाते में 7% वोट जा रहा है, अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता हुआ। कुल मिलाकर 42%, मतलब कमोबेश उतना ही वोट परसेंट जितना बीजेपी गठबंधन के खाते में 2017 में आया था, इस बार भी उतना ही वोट परसेंटेज नजर आ रहा है बीजेपी गठबंधन के खाते में जाते हुए। और ये सीटों में किस तरीके से तब्दील होगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्या पिछली बार की तरह ही बीजेपी अपने दम पर 312 सहयोगियों को साथ मिलाकर 325
चीज का आंकड़ा छू पा रही है, नहीं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में आप देख रहे हैं 223 से 235 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में 145 से 157 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी 8 से 16 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 3 से 7 सीट जाती हुई, अन्य के खाते में 4 से 8 सीट। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी हो रही है। सी वोटर का यह आंकड़ा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी, एक बार फिर से कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुबाना। ये आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि यूपी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कुल मिलाकर इस वक्त इस सर्वे की ये सबसे बड़ी खबर है कि करीब 35-37 साल के बाद यूपी में इतिहास पलटने वाला है और जिसके मुताबिक जो सरकार, इनकम्बेंट सरकार है, वो दोबारा अपनी सरकार बना सकती है। बीजेपी को सीटों का नुकसान तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर यूपी में इस पहले ओपिनियन पोल के मुताबिक हो सकती है। यूपी की सरकार, यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। आज 10 जनवरी है, 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और बीजेपी को हराने वालों के लिए अब सिर्फ 30 दिन बाकी है। ये सारी मेहनत अब इस 30 दिन के अंदर बीजेपी के विरोधियों को करनी होगी। आपको आंकड़े दिखा देते हैं इस बड़ी स्क्रीन पे चलकर कि क्या कहते हैं ये आंकड़े। ये बहुत जरूरी हो जाते हैं आपको समझने के लिए। तो अब तक देखिए, नवंबर के महीने में जब ये पोल शुरू किया था, हम ये पोल लगातार आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी प्लस 213 से 221 था। दिसंबर में बढ़ जाता है, 212 से 224 चला जाता है, फिर अब 223 से 235। यानी बीजेपी ने इन 2 महीनों में, नवंबर से जनवरी के बीच में, अपनी सिचुएशन को, अपनी पोजीशन को मजबूत किया है, कंसोलिडेट किया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन जो 152 से 160 सीटों तक पहुंच गया था नवंबर के महीने में, वो उसी के आसपास लगभग झूल रहा है। आते आते आज के महीने में, जनवरी के महीने में, नवंबर के मुकाबले नुकसान में समाजवादी पार्टी दिखाई देती है। 5 से 10 सीटों का नुकसान मोटा मोटी। बहुजन समाज पार्टी 16 से 20 के आंकड़े पर थी, उसके बाद थोड़ी सी उसमें बढ़त आती है, लेकिन फिर अब घट चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का कैंपेन ना करना उनके अगेंस्ट में जाता हुआ कम से कम ओपिनियन पोल में दिखाई देता है। कांग्रेस 6 से 10 थी नवंबर में, फिर 2 से 10 के बीच आंकड़ा गया, अब वो 3 से 7 के बीच आ चुकी है। यानी कांग्रेस लगभग वही है जहां पर थी आज से करीब 3 महीने पहले। अन्य के खाते में 206 सीटें, 2 से 6 सीटें और 4 से 8 सीटें। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने सब के बावजूद भी ज्यादा नुकसान नहीं झेला है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। शशि शेखर जी हमारे साथ हैं, हिंदुस्तान अखबार के संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है शशि जी आपका एक बार फिर से मेरे शो में। बीजेपी को उतना बड़ा नुकसान नहीं है शशि जी, जैसा कि कहा जा रहा था। सत्ता तक बीजेपी काबिज हो जा रही है, एक बार फिर 35-40 साल पुराना वाला इतिहास बनता दिख रहा है। देखिए, इस सर्वे के हिसाब से 2 बातें बहुत साफ है। बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। मैं सारा का सारा कमेंट इस सर्वे पे कर रहा हूँ। तो बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है, लेकिन उनको नुकसान हो रहा है लगभग 50-60 सीटों का। और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी द्विपक्षीय लड़ाई तो बनाने में कामयाब हुई है, लेकिन वो जीत के आंकड़े से बहुत दूर है, 100 सीटों के आसपास का फायदा लेने के बावजूद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव को एक नैरेटिव अभी चुनाव का गढ़ना होगा। जो मुद्दे बन गए थे, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो कोविड का मुद्दा रहा हो, या बेरोजगारी या महंगाई का मुद्दा रहा हो, इन मुद्दों की ही सिर्फ बात करके काम नहीं चलेगा। उन्हें एक नया नैरेटिव देना पड़ेगा इस चुनाव के लिए, एक नया मैसेज गढ़ना पड़ेगा, जैसे कि तेजस्वी यादव ने गढ़ने में सफलता अर्जित की थी बिहार में। तो क्या इनके आस्तीन में कोई पत्ता बचा हुआ है अखिलेश के? अगर वो बचा हुआ है तो हो सकता है कि इस 1 महीने में वो सुधार करे। पर इस चीज को बताइए शशि जी, आप जो नया नैरेटिव गढ़ने की बात कर रहे हैं, तो नया नैरेटिव क्या भावनात्मक होना चाहिए या विकासात्मक होना चाहिए? क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने बिजली को फ्री करने की बात कर दी है। इस तरह की कोई और चीजों की अनाउंसमेंट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं भावना, जो विकास है वो भावना है, क्योंकि भावना और विकास दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं होता।
अगर आज आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी देखिए तो वो भी विकास का प्रतीक है, वो इवोल्यूशन प्रूव करता है एक तरीके से। इसलिए उनको एक नैरेटिव जरूर ऐसा देना पड़ेगा जो नौजवानों को सीधे प्रभावित करता हो, और 25% के करीब ऐसा वोटर है जो कि फैंस सिटर है यूपी में, जो कि एन समय पर तय करता है, वो 25% वोटर उनसे प्रभावित हो सके, और अब उनके पास सिर्फ इसके लिए 25 दिन बचे हुए हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो ये कर पाते हैं, और अगर नहीं कर पाते तो 3 महीने का आपका सर्वे ये साबित करता है कि बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत की है। मुझे तब आश्चर्य नहीं होगा कि अगर बीजेपी कुछ और स्थिति मजबूत कर ले। और अभी तो ई रैलीज होने वाली हैं, कैंपेन पे एक तरह की हल्की सी बंदिश है। मनीषा जी, इस सिचुएशन में जो ये ओपिनियन पोल का पहला आंकड़ा दिख रहा है, 223 से 235 सीटें बीजेपी के पास, लगभग 90 सीटों का नुकसान, लेकिन सरकार बनती हुई, इस स्थिति में क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी टक्कर दे पाएगी इन 25 दिनों में? देखिए, इन 25 दिनों में हर दल की यही मंशा रहेगी, भाजपा की रहेगी कि वो 230 सीटें जो 260 करे, 280 करे, और समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि 403 सदस्यों वाली विधानसभा में कहीं न कहीं वो अपने और अपने सहयोगियों के दम पे 204, 205, 210 पहुँचे। तो अगर आप इन बातों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि अगर इन आंकड़ों के सहारे हम जाएं तो समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा कर सकना मुश्किल दिखता है, खास करके इसलिए कि उत्तर प्रदेश के हर रीजन में, हर खंड में जहां आपने विश्लेषण किया है, जहां ये माना भी जाता था कि बहुत मोदी विरोध है, बहुत योगी विरोध है, किसान सड़क पे रहे, वहाँ भी क्या किसानी के मुद्दों का पूरा नफ़ा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है? आपके सर्वे के आंकड़ों से यदि जाएं तो ऐसा नहीं दिखता है। और उसके अलावा उनके अपने गढ़ में, समाजवादी पार्टी के अपने गढ़ में, अवध के क्षेत्र में वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। हाँ, पूर्वांचल में ज़रूर भाजपा जितना बुरा कर रही है वो अप्रत्याशित है, इसलिए कि योगी का यहाँ खासा अपना खुद का गढ़ है, लंबे समय की उनकी राजनीति है, प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और यहाँ कोई उस तरह का खुला किसानी का मूवमेंट नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसमें अनेक भूखंड हैं, इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। आने वाले दिनों में एक भूखंड का निवासी जो दूसरे भूखंड से, पूर्वांचल गोरखपुरी जो है, वो अवध के मैनपुरी से बातचीत नहीं करता। इस तरह के प्रचार प्रसार का जो तंत्र है उसमें कैसे समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त को चाहेगा कि हम बनाएं, दूरी को पाटें, ये देखने वाली बात रहेगी। और खास करके उसके सहयोगी दल जिनके सहारे वो पूर्वांचल के खास करके लड़ाई को आगे ले जाना चाहता है, ओम प्रकाश राजभर जिनके सहारे वो एमबीसीज के मतों को अपनी झोली में लाना चाहता है, उनके पास वो किस तरीके से व्हाट्सएप और तो सिर्फ 25 दिन का वक्त है, रैलियां हो नहीं रही हैं, बहुत बड़ा चुनौती है समाजवादी पार्टी की साइकिल को इस पहाड़ को पार करने के लिए। राजनीतिक मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख को भी दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की रागिनी नायक मुझे दिखाई दे रही है, एमएच खान बीएसपी की तरफ से हैं, राजीव राय समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, और रामेश्वर चौरसिया साहब जो कि बीजेपी के सदस्य रह चुके हैं लेकिन यहाँ पे आज राजनीतिक समीक्षक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यशवंत देशमुख, आपका सर्वे, मैं आपसे शुरू करता हूँ, फिर राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊँगा। इन 3-4 महीनों में हमने देखा लगभग वही ट्रेंड दिखाई दिया जो हमने शुरू किया था सितंबर से लेके आज हम जनवरी में आ गए हैं। 45 से 47% के आसपास बीजेपी दिखाई देती रही, 43, 44, 45। समाजवादी पार्टी 33 से 37 के बीच दिखाई देती रही। अब इन 25 दिनों में हालात बदलेंगे और इतने बड़े बदलेंगे कि सत्ता बदल सके। देखिए सुमित, देखने में शायद आपको लगे मोटे तौर पे कि कुछ नहीं बदला, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप एबीपी सी वोटर का जो पिछला एमओ3 जो पिछले साल का था, अगर आप उससे उस समय से अगर ट्रैकर की तुलना शुरू करें तो आपको याद होगा कि एक साल में ऑलमोस्ट 50% वाले जो 2019 के आंकड़े बीजेपी थे, वहां से घटते घटते वो 40% के आसपास का एक लगभग टच किया उन्होंने। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो 22-23% पे थी, वो बढ़ के लगभग 33-34% तक टच करके गई। तो एक ट्रेंड तो आपको दिखाई दिया कि पिछले एक साल में हमारे ट्रैकर में समाजवादी पार्टी ने एक तरह से
बाइपोलर बना दिया कंटेस्ट, तो मुख्य वो एक तरह से बीजेपी के खिलाफ एक ध्रुव बन के तैयार हुई और बीजेपी के वोट भी लोकसभा के मुकाबले लगातार घटते हुए 40-41% पे आए। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये ट्रेंड जो बीजेपी के घटने का था ये और समाजवादी पार्टी के बढ़ने का था, ये तकरीबन पिछले 6 हफ्तों से लगभग स्टैटिक हो गया। लगातार ये ट्रेंड तब तक था, लेकिन 6 हफ्ते से करीब 6 से 8 हफ्ते हो रहे हैं अब जब हम देख रहे हैं कि बीजेपी 40-41 के आसपास लगभग मैनेज कर रही है और समाजवादी पार्टी लगभग 33-34 पे जाकर के थोड़ा सा ऐसे अटक गई है। अब वो 35 का फिगर जो है केवल एक बार 1 हफ्ते में उन्होंने टच किया था, उसके बाद में वापस 34 पे आ गई। मोटे तौर पर देखें तो बड़ा जंप कांग्रेस का आपको याद होगा कि 6 महीने में 3-4% से बढ़ के वो एक बार 8-9% तक पहुंचे थे, फिर करीबन 7-7.5% के आसपास अब वो भी सेटल कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो साफ दिखाई दिया है जी। लेकिन सवाल यह है कि इस ट्रेंड में क्या ये ट्रेंड कंटिन्यूअस पिछले कुछ दिनों से लगातार एक ही डायरेक्शन में जा रहा है या अब स्थिर हो गया है? तो उसका जवाब यह है कि ऐसा लगता है सुमित कि जितना बीजेपी को नुकसान होना था वो लगभग हो चुका है। वो अपने अब जो रॉक बॉटम उनका 40% है उसको टच कर चुकी है और 40 से नीचे उनका ग्राफ नहीं जा रहा है, बल्कि उससे थोड़ा सा पिछले 1-10 दिन में थोड़ा सा ग्राफ 1% और ऊपर की ओर बढ़ा ही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है उसमें आरएलडी का बड़ा उनको योगदान और बड़े वोट उसमें 2.5 से 3% की जंप उनको उसमें भी मिली है, लेकिन वो 35% का आंकड़ा वो ब्रीच नहीं कर पा रहे। यही तो सबसे बड़ा अभी यही सबसे बड़ा सवाल है कि वो 35% का आंकड़ा पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक मेहमान मेरे साथ हैं। क्यों ये गाड़ी अटक गई है? क्यों? कहाँ गई वो महंगाई की बात? कहाँ गई वो किसानों का गुस्सा? कहाँ गया वो लखीमपुर खीरी की बात? कहाँ गई वो टेनी के इस्तीफे की बात? क्यों बीजेपी ने कैसे सबको इस वक्त संभाल लिया है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लौटेंगे इस बड़ी चीज पर भी, लेकिन महज 30 सेकंड का एक ब्रेक ले रहा हूं और उसका राजनीतिक मेहमानों के बाद पास भी चलेंगे और वो चीज भी आपको दिखाएंगे जब जानना चाहती है जनता, खासकर यूपी की, कि उनका मुख्यमंत्री की पहली चॉइस कौन है। सबसे अधिक पसंद किया गया वो चेहरा है योगी आदित्यनाथ का। 43%, 43% लोग सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। और अगर आगे बढ़े, अखिलेश यादव के खाते में 34% लोगों के वोट हैं जो उनको सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं अगर मायावती की बात की जाए, बीएसपी की नेत्री की, तो उनको 14% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। प्रियंका गांधी को 4% लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए अपनी पहली पसंद बताया है। तो कहीं आगे हैं इस बार फिर योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के सामने मुख्यमंत्री की पसंद के नाम पर भी। अब आपके साथ सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। राजीव, मैं आपको पहले वो आंकड़े दिखा देता हूं राज्यवार महीनेवार तरीके से चलते हुए कि कैसे पॉपुलैरिटी के लेवल पर ये आंकड़ा घटा है या बढ़ा है हर एक इंडिविजुअल का। योगी आदित्यनाथ की पहले बात की जाए तो नवंबर के महीने में 41% लोग उनको देखना चाहते थे, जो बढ़कर अब 43% पे चला गया, यानी उनको लोगों ने ज़्यादा पसंद किया है। अखिलेश यादव 32% पे थे, वो 34% पे आ गए। उनकी पॉपुलैरिटी भी इन 2 महीने में बढ़ी है। नवंबर में मायावती 16% पे थी, लेकिन आज वो 14% पसंद पे हैं, यानी उनकी 2% की पॉपुलैरिटी कम हुई है, डिक्रीज हुई है। और अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाए तो 5% से घटकर वो 4% पे आई हैं। 1% उनकी भी पॉपुलैरिटी मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर घटी है। तो खास बात है कि 2 बड़े चेहरे, और दोनों बड़े चेहरे के लिए जो पसंद है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, वो दोनों ने अपने अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव बहुत पीछे हैं योगी आदित्यनाथ के मुकाबले। मेरे साथ खास मेहमान है, सीधे राजीव राय के पास चलूंगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बेहद करीबी हैं। क्या हो गया राजीव जी, क्यों 6 हफ्ते से आंकड़ा नहीं बढ़ पा रहा है? लोग बैठे हैं, सबको प्रणाम करते हुए बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि इसमें 3 चीज कॉमन है। आपको याद होगा 2011 वाला, आप भी थे, किसी और चैनल में थे, मैं भी था, और यशवंत देशमुख साहब भी थे। और ठीक 1 महीना पहले वो आकर क्या कह रहे थे और 1 महीना में क्या हुआ। अभी बिहार का याद कर लीजिए और बंगाल का याद कर लीजिए। आप एक ही चीज कहूंगा कि जिस पूर्वांचल माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, अगर वो इतना नीचे गिर रहे हैं तो बाकी राज्यों में बढ़ कैसे रहेंगे, आम समझ से बाहर है। और बड़ी बड़ी बातों में, बुनियादी बातें में, तो मैं मऊ में हूँ, पूर्वांचल का बेटा हूँ और दिन भर गाँव में रहता हूँ। आज की तबियत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए आपके चैनल पर हूँ। 2 ही 4 हम सवाल पूछते हैं। किसी गाँव में जाते हैं, आपके गांव से कितने बच्चों को नौकरी मिली, लोग बोलते हैं पेपर लीक हो गया।
आपके गांव में सड़क बनी, बोले पेपर सड़कें टूट गई। 5 साल पहले आपकी इनकम थी दुगुनी हुई, बोले और आधी हो गई। गैस का रेट क्या हो गया? सुबह बाप और बेटे में जब पेट्रोल के पैसे के लिए झगड़ा होता है, शाम को घर में सब्जी नहीं पहुंचती है ना, तो उसके आगे सारी बातें बेमानी हो जाती है। हम सबको जानते हैं राजीव जी, हम लगातार 4 महीनों से 5 महीनों से सर्वे कर रहे हैं। माफी के साथ ये बहुत अच्छा पिकअप था आपका 5 महीने पहले, लेकिन जैसा ही यशवंत देशमुख बता रहे हैं, बीते 6 हफ्तों से चीजें स्टैटिक हो गई हैं। अब आगे गाड़ी नहीं बढ़ पा रही है, 34% पे आगे रुक गई है। उसी का जवाब देने आ रहा था। तो ये क्यों हो गया ऐसा? कहाँ पे मिस हो गए आप लोग? क्या छापों से डर गए, घर के अंदर बैठ गए? अच्छा यशवंत जी, सुमित जी, जिस दिन मेरे पर छापे पड़े 12 घंटे के अंदर हमने हमला करना शुरू कर दिया। और ये रोज चैनलों पर आते हैं, दिन भर घूमते हैं। डर समाजवादी, जो लोग डरते हैं ना, जनता के ऊपर भरोसा नहीं, जो डरते हैं वो CI, ED और इनकम टैक्स के आड़ में जाते हैं। डर तो हमको नहीं आता है। जहाँ गलती हो गई, यशवंत साहब वही गलती दोहरा रहे हैं जो 2010-11 में दोहरा रहे हैं। अगर मुझे इजाजत हो चैनलों का नाम लेने के लिए, तो इंडिया टुडे पर इंडिया TV पर हम जिस दिन घटना हो रहा था उस दिन बैठे थे, और जब बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई उसी दिन जो मैं दोहरा था सही हो रहा था, उलट गया। चलिए दिला रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन बाकी और मेहमान भी। रामेश्वर चौरसिया, क्या कहना चाहेंगी? कह रहे हैं कि चीजें बदल जाएंगी 1 महीने में। देखिए, मुझे जो सुमित जी नटसल में आपको बताऊं तो मुझे जो यूपी की स्थिति लग रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बंगाल में बढ़ा तो एक तरफा 2 तरफा पोलराइजेशन हो गया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो इतनी मजबूत हुआ करती थी वो 0 पर चली गई। वही हुआ है यूपी में। मैं देख रहा हूं कि अखिलेश जी का ग्राफ तो बढ़ा लेकिन वो सैचुरेट कर गया, सैचुरेशन पर आ गया। इसमें थोड़ा बहुत तब्दीली इतना ही हो सकता है कि अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही सबको प्रचार करना है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी से मजबूत आज कोई पार्टी नहीं है। क्योंकि हम भी 7 साल तक प्रभारी रहे हैं यूपी में। हम लोगों ने जो काम किया है बूथ लेवल तक, और बूथ के कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप ट्विटर से जोड़ने का काम अभियान हमारा 5 साल तक चलते रहता है। और ये मत भूलिए सुमित जी कि पिछले 7 सालों में जो 3 करोड़ की संख्या थी भारतीय जनता पार्टी को आज 15 करोड़ हो गई है। लेकिन जब बाइपोलर चुनाव हुआ, जब बाइपोलर चुनाव हुआ, हर बंगाल का नाम लिया रामेश्वर चौरसिया, हर बूथ पे 150 लोग हैं। उसमें तो बीजेपी कहाँ जीत पाई जी? वो तो ममता बनर्जी जीती, और पिछली बार से बेहतर जीती। बीजेपी जीत नहीं पाई सुमित जी। नहीं, आप बिल्कुल आपकी बात मैं रिपीट करता हूं। 3 से बीजेपी 77 पर पहुंची, बाकी 0 हो गए। यहां क्या हुआ, अखिलेश जी उसी मॉडल पे चले। अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया कि इसको बाइपोलर बनाया। तो बाइपोलर बनाने में क्या हुआ, बाकी पार्टियों का वोट और घट गया। और ये मान करके चलिए, हो सकता है चुनाव आते आते यहाँ बाकी पार्टियां फिर 0 और सिंगल डिजिट में जाएंगी। बाकी पार्टियों को छेड़ रहे हैं। मुझे एमएच खान और रागिनी मेरे साथ है बारी बारी से। बाइपोलर हो रहा है एमएच खान साहब, कहां गई बीएसपी? क्यों बीएसपी इस चुनावों में बिल्कुल पीछे चली गई है? 1 महीना बचा है, बहन जी की सिर्फ 1 रैली हुई है आज तक। एमएच खान साहब की आवाज आपने शायद म्यूट किया हुआ। एमएच खान साहब अपने उसको अनम्यूट करिए, नहीं सुन पा रहा हूं मैं आपको। आपकी आवाज। मैं रागिनी के पास चलता हूं, खान साहब मैं लौटूंगा समय को बताते हुए। रागिनी, कांग्रेस पार्टी क्या स्थिति, क्यों स्थिति ऐसी स्थिति? सुमित जी देखिए, मैं आपके और सी वोटर के ओपिनियन पोल की बारीकियों पर नुक्ताचीनी नहीं करूंगी। 23-24 करोड़ की जनता में क्या सैंपल साइज है, शहरी ग्रामीण का क्या रेशियो है, क्या महिला पुरुष का है, वो बेमानी हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। आपके ओपिनियन पोल के आधार पर बात करने से पहले एक टिप्पणी मैं जरूर करना चाहती हूँ कि गत वर्षों में अगर ओपिनियन पोल को खंगाल कर देखें, उसके इतिहास को खंगाल कर देखें, तो जनता की राय दर्शाने से ज्यादा ओपिनियन पोल का प्रयोग किया जा रहा है जनता की राय आगामी चुनाव में खास राजनीतिक दिशा की तरफ मोड़ने के लिए। इसीलिए तमाम ओपिनियन पोल जितने भी चैनल्स पर हो रहे हैं, मार्जिन ऑफ एरर लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में आप ही के ओपिनियन पोल ने कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें दी थी। बहरहाल अब उत्तर प्रदेश पर आ जाती हूँ, जो आपका मुख्य सवाल है। तो आप देखिए कि 2 तरीके की मीडिया में आजकल मीडिया को 2
खांचों में रखा जा रहा है। चाहे हम गोदी मीडिया की बात करें या लिबरल मीडिया की बात करें, प्रियंका गांधी पर चर्चा किए बगैर उत्तर प्रदेश पर बात ही नहीं हो पा रही। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण जो है, चुनावी नैरेटिव जो है, उसे अभूतपूर्व, अविश्वसनीय और अकल्पनीय तरीके से बदलने का काम प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में किया है। आप देखिए कि इससे पहले पिछले आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को ले लें, 17 वाले या आगामी चुनाव को ले लें, क्या नारा है भारतीय जनता पार्टी का? व्यक्तिवाद पर आधारित, मोदी या योगी को वोट दो, MY। जातिवाद पर आधारित समाजवादी पार्टी का नारा रहा, मुसलमान हो तो हमें वोट दो, यादव हो तो हमें वोट दो, इनका MY। उसे जनवादी बनाने का काम कि महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हो तो हमें वोट दो, नौजवानों के अधिकार चाहते हो तो हमें वोट दो, ये उत्तर प्रदेश में MY की नई परिभाषा गढ़ने का काम प्रियंका गांधी ने किया है। और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। और सुमित जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ रागिनी जी, कि आधी आबादी की, एक लाइन जोड़ लो बस, आधी आबादी की ताकत को कम कर कर मत आकिए। अगर वो चाह ले तो इनकलाब ले आएंगी, और मुझे लगता है ऐसा होने वाला है। तख्ता पलट होगा, और जब वो जाएंगी तो घर परिवार बिरादरी का जो दबाव है उस पर नहीं, उनका दिल, उनका दिमाग और कांग्रेस का हाथ। मैं खुद चाहता हूं महिला सशक्तिकरण इस देश में हो, और महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए वो जरूर मिले। रागिनी जैसी बहुत ही प्रतिभाशाली महिलाएं राजनीति में है, हर पार्टी में, और उनको आगे आना चाहिए और उनको ये इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ महिलाओं को आगे कर देने से वोट मिल जाते हैं? मैं इस चीज़ पर लौटूंगा, और तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन एक खास बात यह है, अभी तक मैंने BSP के बारे में बात की कि वहाँ भी तो एक महिला नेत्री है, और वो क्यों इस चुनावों में पीछे बैठी हुई हैं, क्यों वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रही हैं? मायावती के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, सबसे तटस्थ ओपिनियन पोल जो ये कह रहा है कि BJP यूपी में फिर चुनाव जीत सकती है। बता दें कि यूपी के इस ओपिनियन पोल की 10 बड़ी बातें क्या हैं। अब तक के जो तमाम नतीजे आपने देखे, वो 10 बड़ी बातें इस ओपिनियन पोल की आपको जरूर जानना चाहिए। जिन्होंने अभी अभी अपना TV सेट ऑन किया है उनके लिए ये एक तरीके का रिकैप है, पता लग जाएगा। यूपी में BJP की फिर से सरकार बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को करीब 96 सीटों का नुकसान हो रहा है। सरकार बन जाएगी लेकिन नुकसान के साथ। अगला पॉइंट, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 103 सीटों का फायदा हो रहा है, लेकिन वो बहुमत से दूर है, बहुत दूर है। इसका समाजवादी पार्टी जीत कर भी जीत नहीं पा रही है। बहुमत के लिए समाजवादी पार्टी को 8% वोटों के फर्क को खत्म करना होगा। 8% का अंतर है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा काम अगले 1 महीने के अंदर करना होगा साइकिल सवारों को। यूपी में मुख्य मुकाबला BJP बनाम SP गठबंधन में है, यानी ये मुकाबला बाइपोलर हो गया है। भाजपा वर्सेस सपा के बीच की सीधी लड़ाई अब बिल्कुल साफ समझ में आ रही है। अगला पॉइंट, यूपी के हर इलाके में BJP का ग्राफ ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। यानी BJP जो 3 महीने पहले, 4 महीने पहले नीचे थी कई इलाकों में, वो सब जगह उसने अपनी पोजीशन को मजबूत किया है और उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। पश्चिमी यूपी खास तौर पर किसान आंदोलन की वजह से काफी प्रभावित हुआ था। इस वजह से BJP को वोटों का नुकसान पश्चिमी यूपी में बीती बार के मुकाबले हो रहा है। यानी इस इलाके के किसान माफी मांग लेने के बावजूद भी अभी भी इस इलाके में BJP से नाराज है, नुकसान हो रहा है। पूर्वांचल की बात करें तो छोटे दलों के साथ SP को, समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है। BJP का जादू भी चल रहा है। इस इलाके में दोनों पार्टियों के पास गठबंधन है और दोनों को कुछ इलाकों में उस गठबंधन का फायदा होता दिखाई दे रहा है। और 2017 के मुकाबले BSP बेहद कमजोर होती दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुजन समाज पार्टी का कमजोर हो जाना कहीं ना कहीं BJP और सपा के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। प्रियंका गांधी का लड़की हूं, लड़ सकती हूं का फॉर्मूला कोई दम दिखाता नहीं दिखाई दे रहा है, बेअसर दिखाई दे रहा है, जिसकी बात अभी कुछ देर पहले ब्रेक के पहले रागिनी नायक कर रही थी। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर की पहली पसंद पर लगातार बने हुए हैं। इनके बीच भी अभी करीब 10% का फासला है योगी आदित्यनाथ के बीच और अखिलेश यादव के बीच। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं और सीधे MH खान के पास चलूंगा। खान साहब, मायावती जी क्यों इस चुनावों में एक तरीके से हाथ पर हाथ धरे बैठी दिखाई दे रही हैं? क्या ये रणनीति का हिस्सा है? सुमित जी, आपको लग रहा है हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। हमारे 70% कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनको सी वोटर्स को क्या बताया जाए? 2007 में भी हमको कभी 15 सीट दे रहे थे, कभी 18 सीट दे रहे थे, बाद में 45 सीट दिए और पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। क्या ये सी वोटर्स पेट्रोल का दाम खत्म कर दिया, डीजल के दाम खत्म कर दिए?
ये सी वोटर्स, देखिए ये सी वोटर्स का सर्वे को मैं कंडेम करता हूं और चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि चुनाव आचार संहिता लग गई है, इस तरह के सर्वे दिखाना बंद करें। और ये सी वोटर के पास पैसा कहां से आता है इतना? हर रोज सर्वे कर रहा है, पैसा कहां से आता है? बीजेपी का ढपली बजा रहे हैं आप ये वोटर फैसला करेगा। ये किसानों पर खान साहब ये संविधान के मुताबिक ही है, चुनाव आयोग ने परमिशन दे रखी है। चुनाव के पहले चरण के 48 घंटे पहले तक हम सर्वे दिखा सकते हैं। यशवंत देशमुख सवाल खड़े कर रहे हैं, अमित खान साहब जवाब दीजिए। यशवंत देशमुख है मेरे साथ। यशवंत जी सवाल खड़े करना जायज है, वो नेता है, उनका काम है सवाल खड़े करना। तो जब फ्रॉड है ये, कुछ नहीं है ये इसमें जनता को आप बरगलाना चाहते हैं, आप बरगला नहीं सकते जनता। खान साहब यू मेड योर पॉइंट, आपने सवाल खड़ा किया। खान साहब रिक्वेस्ट है मेरी, आपने सवाल खड़ा किया सी वोटर पर, पूरे सर्वे पर। हम लोगों ने इसको कमीशन किया, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इस चैनल का कार्यकर्ता होने के नाते। यशवंत देशमुख यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमारे नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेट देम रिस्पॉन्ड। बिल्कुल ठीक है ना। यशवंत देशमुख पहले, यशवंत देशमुख पहले, यशवंत सवाल खड़ा कर रहा हूं। अभी सुन तो लीजिए, कैंडिडेट आए, सुन तो लीजिए, पार्टी का एमएलए का कैंडिडेट कोई आया आज तक? कभी सुन तक तो नहीं आया। लीजिए, हमारी पार्टी का आ चुके हैं। मेरी बात भी पूरी हो जाने दीजिए ना, मेरी बात भी पूरी होने दीजिए। अच्छा चलिए आप, चलिए लीजिए 30 सेकंड 40 सेकंड लीजिए, बोलिए 10 सेकंड। अभी जो ये सी वोटर के साहब बैठे हैं, इनको पता भी है किसी पार्टी का टिकट बटा भी, किसी पार्टी का टिकट नहीं बटा। हमारी पार्टी का टिकट बट चुका, 70% टिकट आ चुके हैं। आप किस पे सर्वे जाकर कर रहे हैं? अभी पार्टी का टिकट बटने दीजिए, अभी सर फटा हुआ लोग एक सीट पर, फिर कैसे आप सर्वे बताएंगे? फिर क्या बताएंगे आप? जनता मूर्ख नहीं है, जनता हर घर में मोटरसाइकिल है, हर घर में स्कूटर है, हर घर में ट्रैक्टर है, ट्राली है, सब लोग चला रहे हैं, देख रहे हैं महंगाई कहां सर पे पहुंच गई है। आप फिर भी बीजेपी की ढपली बजा रहे हैं। जनाब सुनिए, क्या मिल रहा है आपको? बजे जवाब यशवंत देशमुख अपना बात का जवाब देंगे। खान साहब मैंने आपको पूरा वक्त दिया। मैं सितंबर महीने से लेके और आज हम लोग 10 जनवरी में हैं, बीते 5 महीनों से सर्वे दिखा रहे हैं और बीते 2 महीने से तो डेली सर्वे दिखा रहे हैं, डेली स्विंग दिखा रहे हैं, ट्रैकर जिसको बोलते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, आप करिए, कंडेम करना आपका अधिकार है और इसीलिए मैंने आपको मंच दिया है। मुझे आपके कंडेमिनेशन से डर नहीं लगता, पर बोलने दीजिए सबको, बोलने दीजिए सबको। यशवंत देशमुख बोलिए, अब आपकी बारी। सुमित, जो ट्रैकर है अपना, वो दर्शक हमारे जानते हैं, हम कोई एक बार का ट्रैकर करते नहीं है, लगभग रोज ही चलता है हमारा ट्रैकर और चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं। खान साहब को की नाराजगी पहले मैं दूर करना चाहूंगा कि चुनाव हो चाहे ना हो, ये ट्रैकर आते हैं और इस ट्रैकर में लगातार वो दिख रहा था ट्रेंड लोकसभा चुनाव के बाद से कि जिस तरीके से स्प्लिट हुआ एसपी बीएसपी का, उस स्प्लिट में वैसे 50-50 स्प्लिट सुमित वापस गया नहीं। वो एक तरह से बड़ा हिस्सा, लगभग उसका जो है वो 2/3 हिस्सा उस महागठबंधन का जो 19 में लड़ा था, वो समाजवादी पार्टी के साथ में भी गया है। और ये पश्चिम बंगाल की तरह से ही है, वहां पर भी जैसे जो बाइपोलर कंटेस्ट हुआ उसमें बड़ी तादाद में माइनॉरिटी वोटर्स ने ममता बनर्जी की तरफ हिस्सा, वो भी हमारे दर्शकों ने देखा। 1 साल तक हम अकेले थे जो चिल्ला रहे थे कि ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जीत रही है, बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। दिक्कत क्या होती है कि दिक्कत नहीं कहना चाहिए, नेता है, उनका धर्म है अपनी पार्टी को डिफेंड करना, ये उनका काम है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ और उनको करना भी चाहिए। लेकिन शूटिंग द मैसेंजर का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम लोग तो केवल हजारों लोगों से रोज बात करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, पत्रकारिता धर्म का पालन करते हैं, जो आंकड़े आते हैं वो आपके सामने रख देते हैं। इसके अलावा अंत में तो जनता है, जनार्दन है, ये बात मैं खान साहब को अपने अनुभव से बोल सकता हूं कि कल अगर आपकी पार्टी बेहतर कर लेगी अगले 20 दिनों में, तो हम जो एक और ओपिनियन पोल करेंगे चुनाव के ठीक पहले, हम वो भी दिखाएंगे खान साहब। लेकिन उसके लिए जमीन पे आपको काम करना होगा खान साहब, आपकी पार्टी काम करते हुए दिखनी चाहिए। अच्छा मुझे बताइए प्रधानमंत्री की इतनी रैलियां हो गई, योगी जी के इतने कार्यक्रम हुए, प्रियंका जी दिखाई दी, अखिलेश यादव रोड शो करते हुए दिखाई दिए, बहन जी क्यों नहीं दिखाई दी? कहाँ है बहन? मैं यही आपसे सुमित जी, मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि हम उस समय हम बूथ को अपने मजबूत कर रहे थे, हम अपने कैंडिडेट तलाश कर रहे थे कि आप अब की बार हम किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे। हम छांट रहे थे कि हमारे पास हीरे आ जाए, हमारे पास अच्छे लोग आ जाए, जमीनी कार्यकर्ता आ जाए, किसान आ जाए, मजदूर आ जाए,
और हमने छांट लिया, हमने 70% टिकट डिक्लेयर कर दिया। आप पता कर लीजिए हमारे बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में, और यहाँ देख लीजिए कि हमने टिकट फाइनल कर दिया। न सपा का टिकट फाइनल हुआ और न क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी का टिकट फाइनल हुआ है। एक एक सीट पे ये लोग 8-8, 5-5 लोग लड़ने को तैयार हैं, तो अभी टिकट तो फाइनल होने दीजिए। मैं बड़ा भारी असर पड़ता खान है। साहब, ठीक है टिकट के खान साहब, यू मेड योर कैंडिडेट के ऊपर बहुत पॉइंट, यू बड़ा मेड असर योर पड़ता है। पॉइंट। आपकी सुई वहां पे अटक गई है सर्वे की ऑथेंटिसिटी को लेकर। मैं डिबेट में आगे बढ़ता हूं। मनीषा प्रियम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक न्यूट्रल एनालिस्ट होने के नाते, बहुजन समाज पार्टी का इस चुनावों में जो अभी तक की भूमिका दिखाई दी है, क्या वो उनके वोटर को, उनके काडर को पसंद आ रही होगी? देखिए, अमूमन दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो जनता के बीच क्या भावना है, और दूसरा बहुजन समाज पार्टी क्या करती दिख रही है। तो बहुजन समाज पार्टी में तो ये स्पष्ट है कि बहन जी ने बड़ी रैलियां की नहीं, तब जबकि बड़े दल जो भाजपा और अखिलेश या अखिलेश के सहयोगी हैं, ये ज़मीन पे उतर चुके थे, लेकिन बड़ी रैलियां नहीं की गई। कुछ जो किया गया वो सतीश चंद्र मिश्र जी ने रैलियां संबोधित की, तो केवल अटकल लगाए जाते रहे कि उनका अपना कोर वोट बैंक उनके पास आएगा और वो ब्राह्मण मतदाता जो भाजपा से रुष्ट है उनको अपनी तरफ खींचेंगी। तो ये तो पार्टी के स्तर पे कयास लगाए गए, लेकिन जहां तक जनता का सवाल है, मतों का सवाल है, मैं जहां फील्ड वर्क करती हूं, मुझे ये स्पष्ट दिखता है कि बहन जी के कुछ एकदम कट्टर कोर सपोर्टर्स हैं। जाति से भी उनको इंगित किया जा सकता है। वो कहते हैं कि हम तो बहन जी आया नहीं है, उनको हम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टी ये चुनाव नहीं लड़ रही है, ये स्पष्ट है। ना रैलियां की गई हैं, ना ये स्पष्ट है कि उनकी क्या रणनीति है, वो किधर जाएंगे। तो ये कारण अब समझना पड़ेगा कि क्यों जो एक रीजनल लीडर थी, उस राज्य की मुख्यमंत्री थी, अखिलेश यादव के पहले संपूर्ण बहुमत उनके पास था, तो इस तरह से पूरे के पूरे चुनाव में उन्होंने बाहर बैठना, सिटिंग आउट क्यों स्वीकार किया है, ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। और ये साफ होना बहुत जरूरी भी है, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो ये चुनाव सिर्फ 22 का नहीं है, ये चुनाव 24 पर भी इसकी छाप साफ तौर पर दिखाई देगी। और बीएसपी इस तरीके से अगर शान बैठ जाएगी तो क्या 24 के चुनाव को लेकर भी, आम जिसको चुनाव कहते हैं लोकसभा का चुनाव, वहां पर भी मायावती का रोल क्या सीमित होने वाला है? दलित वोट का जो मतगणना है, क्या वो सीमित होने वाली है? तुरंत लौट के आते हैं। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लगातार जारी है। सबसे बड़ी खबर ये कि बीजेपी की सरकार यूपी में बन रही है, लेकिन बीती बार के मुकाबले करीब 100 सीटों का नुकसान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।